बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कशन करेंगे दोबारा एकोमोडेशन के ऊपर। कल हमने कुछ स्टार्ट किया था, एक हमने एग्जांपल भी डिस्कस कर ली थी। इससे पहले कि मैं आगे स्टार्ट करूं, आप लोगों के अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप लोग पूछ लें एकोमोडेशन के हवाले से या किसी भी पिछले टॉपिक के हवाले से। किसी स्टूडेंट के कोई क्वेश्चंस हैं तो आप लोग पूछ लें। ओके। एकोमोडेशन पे हमने कल ये डिस्कस किया था कि एकोमोडेशन यानी अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को घर फराहम करता है, अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को घर फराहम करता है तो उस सूरत में उसकी वैल्यूएशन कैसे होगी। हमने कहा द अमाउंट दैट वुड हैव बीन पेड बाय एम्प्लॉयर इफ नो एकोमोडेशन वाज प्रोवाइडेड। जनरली इसे फेयर मार्केट रेंट ले लिया जाता है, ऑल्दो फेयर मार्केट रेंट इज नॉट द नेसेसरी थिंग, लेकिन आपके एग्जाम में भी जनरली ये फेयर मार्केट रेंट की अमाउंट ही कंसिडर की जाती है। तो यूजुअली इसको किया जाता है कि फेयर मार्केट रेंट और 45% ऑफ बेसिक सैलरी विच एवर इज हायर। यहाँ पर एक लफ्ज MTS का लिखा हुआ है, 45% ऑफ MTS और बेसिक सैलरी। ठीक है, ये जब कंपैरिजन होता है तो MTS कहते हैं मिनिमम टाइम स्केल। MTS कहते हैं मिनिमम टाइम स्केल। मिनिमम टाइम स्केल से क्या मुराद है, अगर आपको कभी गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज की सैलरी देखने का इत्तेफाक हुआ हो तो गवर्नमेंट में जो सैलरीज एम्प्लॉयज को दी जाती हैं तो जब वो किसी ग्रेड में होता है तो वो एक स्केल उनको दिया जाता है। वो स्केल कुछ इस तरह से लिखा जाता है, आपको स्क्रीन पर मैं स्केल को लिख के दिखाता हूँ आपको इसके ऊपर। MTS अगर लिखा होगा से, अगर कोई ग्रेड 16 का एम्प्लॉय है, ठीक है, तो हो सकता है उसकी सैलरी इस तरह से हो, 60,000 डैश 10,000 डैश 90,000। ये जो मिनिमम ऑफ टाइम स्केल है, ये जो स्केल है, ये एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है कि जब कोई शख्स किसी ग्रेड में ज्वाइन करेगा, ठीक है, तो उसकी मिनिमम यानी ये जो 60,000 आप लिखा हुआ देख रहे हैं, तो ये रिफ्लेक्ट करेगा कि उसकी मिनिमम जो सैलरी है उस ग्रेड के अंदर क्या है। 10,000 रिफ्लेक्ट करता है कि उसको एक इंक्रीमेंट मिलेगा तो वो इंक्रीमेंट कितना मिलेगा, और 90,000 रिफ्लेक्ट करता है कि इस ग्रेड के अंदर जो उसकी मैक्सिमम बेसिक सैलरी है वो कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो ये उसकी एक स्केल है जो उसको दिया जाता है। और विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे वो एम्प्लॉय को अपग्रेड करते हैं, जैसे जैसे एम्प्लॉय की तरक्की होती है वैसे वैसे ये अपनी अपर लिमिट पर पहुंच जाता है और उसके बाद फिर वो नेक्स्ट ग्रेड में ट्रांसफर हो जाता है। तो जब आपके पास अगर एग्जाम में बेसिक सैलरी और मिनिमम ऑफ टाइम स्केल दोनों गिवन हो, अगर आपके पास एग्जाम में बेसिक सैलरी और मिनिमम ऑफ टाइम स्केल दोनों गिवन हो, तो फिर आपने 45% मिनिमम ऑफ टाइम स्केल का लेना है। अगर आपके पास एग्जाम में मिनिमम ऑफ टाइम स्केल और बेसिक सैलरी दोनों गिवन हो तो आपने 45% MTS का लेना है, फिर बेसिक सैलरी का नहीं लेना। और अगर सिर्फ बेसिक सैलरी गिवन हो तो फिर आपने बेसिक सैलरी का 45% लेना है। यूजुअली आपके एग्जाम में बेसिक सैलरी का ही गिवन होता है, लेकिन अगर कभी वो चेंज कर दे तो आपके इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। अच्छा। फिर उसके बाद हमारे पास आगे एक प्रोविजन लिखी हुई है, वेयर हाउस रेंट अलाउंस इज एडमिसिबल एट द रेट ऑफ 30%। वेयर हाउस रेंट अलाउंस इज एडमिसिबल एट द रेट ऑफ 30%। तो फिर वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन क्या ली जाएगी। ठीक है, ये असल में इस तरह से है, इसको समझने के लिए मैं आपके
आपके साथ एक थोड़ी सी वर्किंग शेयर करता हूँ। देखें, गवर्नमेंट में ये जैसे, क्योंकि ये 30% वाला जो है ना, बेसिकली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए, ठीक है। अब एक एम्प्लॉय है गवर्नमेंट में, उसकी बेसिक सैलरी है, फर्ज किया 1 लाख रुपए पर मंथ, ठीक है। एक एम्प्लॉय है जिसकी बेसिक सैलरी है, से फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, 1 लाख रुपए पर मंथ। तो उसका जो एकोमोडेशन की वैल्यू है वो आ जाएगी 45,000 पर मंथ, अगर उसे घर मिला हुआ है, ठीक है। से फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट ये मिस्टर ए है और एक मिस्टर बी है, ये भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और इसकी सैलरी भी एक सेम ग्रेड का एम्प्लॉय है और इसकी सैलरी बेसिक एक 1 लाख रुपए पर मंथ है, लेकिन इसे एकोमोडेशन की बजाय हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा है, जो कि एट द रेट ऑफ 30% ऑफ बेसिक सैलरी मिल रहा है, विच मीन्स कि इसकी सैलरी 30,000 पर मंथ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी टोटल मंथली सैलरी हो गई 1,30,000 रुपए, और जिसको एकोमोडेशन मिली हुई है उसकी टोटल मंथली सैलरी हो गई 1,45,000 रुपए। तो बेसिक सैलरी 1 लाख। अब ये दोनों एक ही ग्रेड के एम्प्लॉय हैं, एक को घर मिला हुआ है, एक को हाउस रेंट अलाउंस मिला हुआ है। होता ये है कि जो लोग जैसे रावलपिंडी है, इस्लामाबाद है, कराची है, लाहौर है, वहां पर ये फर्क नहीं होता। वहां पर एकोमोडेशन की वैल्यू 45% है, तो हाउस रेंट अलाउंस भी 45% के रेट से मिल रहा होता है, और वहां पर मिस्टर ए और मिस्टर बी की सैलरी बराबर होगी। लेकिन जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज छोटे शहरों में डिप्यूटेड होते हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज स्मॉलर सिटीज में डिप्यूटेड होते हैं, वहां पर हाउस रेंट अलाउंस का रेट गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज को कम रेट से देती है, क्योंकि वहां पे किराए कम होते हैं। मसलन अगर पिंडी की बजाय, अगर से फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट एक एम्प्लॉय से हम छोटा सिटी ले लेते हैं, दीना में अगर कोई एम्प्लॉय पोस्टेड है, ठीक है, या इसी तरह कोई और किसी और स्मॉलर सिटी में अगर कोई एम्प्लॉय पोस्टेड है, तो वहां पर उसे हाउस रेंट अलाउंस 45% नहीं मिलता, वहां पर उसे हाउस रेंट अलाउंस 30% मिलता है। अब एक एम्प्लॉय है जो दीना में, मिस्टर ए को दीना में पोस्ट किया गया और उसको टैक्स देना पड़ रहा है 1,30,000 रुपए के ऊपर, जो उसको कैश अलाउंस मिल रहा है। जबकि दूसरा एम्प्लॉय जिसको वहां पर एकोमोडेशन दी गई है, अब जाहिर सी बात है एकोमोडेशन वहां पे सस्ती है, लेकिन उसे टैक्स देना पड़ रहा है 1,45,000 रुपए के हिसाब से। तो इस पर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ने, जो छोटे शहरों में पोस्टेड थे, उन्होंने कहा कि भाई हमें आप इसमें रियायत दें, क्योंकि ये तो एक डिस्क्रिमिनेशन भी हो रही है और हमें खामखा में टैक्स ज्यादा देना पड़ रहा है। हमें उस वैल्यू की, आप हमें छोटे शहर में जब अकोमोडेशन देते हैं तो वो अकोमोडेशन उस वैल्यू की नहीं होती जितना आप हमसे 1,45,000 रुपए के हिसाब से टैक्स लें। तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, गवर्नमेंट ने ये रूल किया चेंज, और गवर्नमेंट ने स्क्रीन शेयर करनी थी मैंने। गवर्नमेंट ने ये रूल चेंज किया है, स्क्रीन वापस आ गई। और एक मिनट सरोज, मैं आपको जवाब देता हूँ। गवर्नमेंट ने ये रूल चेंज किया और गवर्नमेंट ने कहा कि जहां पर जिन एम्प्लॉयज को, सरोज हैंड रेज रखें फिर भूल जाएगा। गवर्नमेंट ने जिन एम्प्लॉयज को जहां पर 30% के हिसाब से, जहां पर 30% के हिसाब से हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा है, गवर्नमेंट ने कहा कि वहां पर फार्मूला चेंज हो जाएगा और वहां पर फार्मूला होगा फेयर मार्केट रेंट और 30% ऑफ बेसिक सैलरी विच एवर इज हायर। यानी वहां पर हम इन एम्प्लॉयज के लिए फार्मूला ये नहीं लेंगे कि फेयर मार्केट रेंट और फेयर 45% ऑफ बेसिक सैलरी, बल्कि वहां पर फार्मूला हो जाएगा फेयर मार्केट रेंट
और 30% ऑफ बेसिक सैलरी। जी सरोज, क्वेश्चन पूछे। सर मुझे ये बात समझ नहीं आई कि अगर सर मिस्टर ए को 145,000 मिल रहे हैं तो अकोमोडेशन के तो उनको ज्यादा ही मिल रहे हैं, इवन मतलब उनको टैक्स ज्यादा पे करना पड़ रहा है, लेकिन वो इसलिए क्योंकि उनको अकोमोडेशन के ज्यादा पैसे मिल रहे हैं। नहीं, उनको मिस्टर बी कम। एकोमोडेशन के पैसे नहीं मिल रहे। देखें, एकोमोडेशन घर मिला हुआ है, वो पैसे नहीं है, वो घर की वैल्यू है 45%। ठीक है। मिस्टर ठीक है बी सर। जो है उसे कैश मिल रहा है, 1 लाख रुपए सैलरी मिल रही है और 30,000 उसे हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा है। ठीक है। तो उसे कैश में कितने मिल रहे हैं? 1,30,000 रुपए। ठीक हो गया। जबकि जी मिस्टर सर। ए जो है उसे 1 लाख रुपए का तो कैश मिल रहा है, उसे घर मिला हुआ है जो कि जिसकी वैल्यू जो है एज पर टैक्स लॉ 45,000 बन रही है। ठीक है। जबकि वो ये कहता है कि मुझे जिस इलाके में आपने पोस्ट किया हुआ है उस इलाके में तो इस वैल्यू का घर ही नहीं है। उस इलाके में जो आपने मुझे घर दिया हुआ है वहां पर तो रेंट जो जनरली रेंट है या जो फेयर मार्केट रेंट है वो 30,000 होता है, या 30% के रेट के हिसाब से होता है। तो आप मुझे जो घर की वैल्यू टैक्स पर्पसेस के लिए लगा रहे हैं 45,000, वो ज्यादा लगा रहे हैं। तो उसने कहा कि मेरे जो घर की फेयर मार्केट रेंट के साथ कंपैरिजन करना चाहिए वो 30% ऑफ बेसिक सैलरी के साथ करना चाहिए। अभी ठीक है बात सर। क्लियर? ओके। जी सर। जी अरीबा, क्वेश्चन पूछे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर इसका क्या मतलब है? Paid by employer if no accommodation was provided. द अमाउंट, देखें इसका जो मतलब है ना, जनरली आपके एग्जाम में तो इसको लिया जाता है फेयर मार्केट रेंट। ठीक है। लॉ में जो अल्फाज लिखे हुए हैं, लॉ में अल्फाज फेयर मार्केट रेंट के नहीं लिखे हुए। लॉ में लिखे हुए हैं द अमाउंट दैट वुड हैव बीन पेड बाय एम्प्लॉयर इफ नो अकोमोडेशन वाज प्रोवाइडेड। यानी अगर एम्प्लॉयर ये एम्प्लॉय को घर रहने के लिए ना देता तो फिर उसको जो अमाउंट पे की जाती वो अमाउंट यहाँ पे लिखी जाएगी। ठीक है। अच्छा, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को घर रहने के लिए ना देता तो क्या करता वो? एक एम्प्लॉय को, इसका मतलब है कि उस घर का जितना रेंट है, यानी एक तरह से जो वैल्यूएशन का तरीकाकार है वो क्या होगा कि उस घर के लिए अगर वो घर ना देता तो उतनी अमाउंट का रेंट दे देता उसको। तो इसलिए यहाँ पे फेयर मार्केट रेंट को लिया जाता है। इसके यानी इस अल्फाज का जो मतलब लिया जाता है ना, वो ये कहा जाता है कि इट इज इक्विवेलेंट टू फेयर मार्केट रेंट। although it can be a little different, लेकिन वो आपके एग्जाम में भी और जनरली बुक्स में भी ये लिया जाता है कि यहाँ पर इसको फर्स्ट यू समझे कि इट इज रिप्लेस्ड बाय द वर्ड्स फेयर मार्केट रेंट। लॉ के अल्फाज ये हैं, मैंने लॉ के अल्फाज इसलिए रिप्रोड्यूस किए हैं ताकि आपको पता हो कि लॉ में एक्चुअली क्या लिखा हुआ है। भाई कोई बात समझ में आई है? Yes sir. जी सलमान। जी सर, ये अभी एग्जांपल में आपने जो कहा है कि सर 45,000 है, सर ये हम्म। तो फेयर मार्केट रेंट नहीं है, उस इलाके का हिसाब से ही इन्होंने कैलकुलेट किया होगा ना। नहीं 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 आप नहीं, कह रहे थे कि 45,000। ये फेयर जी मार्केट रेंट नहीं है। ये तो एज पर जो फार्मूला लॉ में दिया गया है, लॉ में फार्मूला है फेयर मार्केट रेंट और 45% ऑफ बेसिक सैलरी विच एवर इज हायर। ठीक है। अच्छा, अब वो सही। उसका इख्तिजाज इसी बात पे है कि आपने मुझे दीना में पोस्ट किया हुआ है, दीना में तो इस वैल्यू का घर ही नहीं है। दीना में जो मेरे साथ का एम्प्लॉई है, क्योंकि सही। उसके साथ का जो एम्प्लॉई है उसे 30% हाउस रेंट अलाउंस इसीलिए 30% मिल रहा है क्योंकि उसे 45% हाउस रेंट अलाउंस नहीं मिल रहा। उसे 30% इसलिए मिल रहा है क्योंकि वहां सही। पे 30,000 में घर मिल जाता है। तो उसने इख्तिजाज इसी बात के ऊपर किया कि जनाब आप मेरी टैक्सेबल सैलरी ज्यादा बना रहे हैं जबकि इस वैल्यू का आप मुझे घर नहीं दे रहे। तो गवर्नमेंट ने कहा सही। ठीक है, जहां पर हम हाउस रेंट अलाउंस 30% पे करते हैं वहां के एम्प्लॉयज के लिए जो टैक्स का फार्मूला होगा वो चेंज कर दिया उन्होंने। और टैक्स सही। के सही। फार्मूले में उन्होंने कहा कि फेयर मार्केट रेंट को कंपेयर 45% ऑफ बेसिक सैलरी के साथ नहीं करना, बल्कि फेयर मार्केट रेंट को कंपेयर करना है 30% ऑफ बेसिक सैलरी के साथ।
सही सर। तो ये जो 45,000 थे, ये असल में 45% ऑफ बेसिक सैलरी लिया हुआ था बेसिक मैंने सैलरी पीछे। लिया हुआ था, जी अच्छा, बिल्कुल, जी बिल्कुल। सही है, ठीक है, समझ गया सर। ओके, जी अफीफा क्वेश्चन पूछें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मैंने पूछना था कि हमें एक क्वेश्चन में कैसे हिंट मिलेगा कि हमने 45% पे करना है या 30% पे करना है? गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन में गिवन होगा, क्वेश्चन में गिवन होगा कि वहां पे जो जनरली जिस जिस एम्प्लॉय के ये सवाल पूछा जा रहा है, वहां पे क्वेश्चन में गिवन होगा कि हाउस रेंट अलाउंस किस रेट पे मिलता है। लेकिन यहाँ पे रेड बुलेट देखें, रेड बुलेट में क्या लिखा हुआ है 30% लेने के लिए, वेयर हाउस रेंट अलाउंस इज एडमिसिबल एट 30%। तो यही अल्फाज, 30%। ठीक है, कि हाउस रेंट अलाउंस जो है ना जी वहां पर 30% के रेट से मिलता है उस इलाके में। तो फिर आपने ये नीचे वाला फार्मूला लेना है। अगर ये अल्फाज ना लिखे हुए हो तो फिर आपने ऊपर वाला फार्मूला लेना है। ठीक है सर। ठीक है, ओके। जी जी सरोज। सर ऊपर वाले फॉर्मूला का जो फर्स्ट पॉइंट है और जो नीचे वाले फॉर्मूला का फर्स्ट पॉइंट है वो दोनों सेम है, दोनों वो फेयर दोनों सेम, मार्केट वैल्यू? दोनों फेयर मार्केट रेंट है। ठीक है, सही है, थैंक यू सर। Thank you. जी आदिल। सर ये एमटीएस की कैलकुलेशन दोबारा समझा देंगे? एमटीएस की कैलकुलेशन। कैलकुलेशन, एमटीएस जो है वो है मिनिमम ऑफ टाइम स्केल। ठीक है, अच्छा, मिनिमम ऑफ टाइम स्केल में ये होता है कि फर्ज किया अगर कोई एम्प्लॉय ज्वाइन करता है, अगर कोई एम्प्लॉय ज्वाइन करता है एज अ न्यू एम्प्लॉय किसी ग्रेड के अंदर, ग्रेड 16 में, 15 में, 14 में, 17 में, 20 में, 22 में, किसी भी ग्रेड में जब एम्प्लॉय जाता है तो उसकी एक मिनिमम, उसका जो, उसको एक टाइम स्केल दिया जाता है। टाइम स्केल का मतलब ये होता है कि टाइम विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी सैलरी अगर आज 60,000 रुपए है तो सालाना इंक्रीमेंट फर्ज किया 2,000 रुपए पर एनम एक मिनिमम इंक्रीमेंट आपको मिलेगा, और या 2,000 रुपए पर एनम का एक इंक्रीमेंट मिलेगा, और आपकी मैक्सिमम सैलरी जो है इस ग्रेड के अंदर वो 90,000 तक जाएगी। ठीक है, तो उस ग्रेड के अंदर जब एम्प्लॉय जाता है तो इसको लिखा इस तरह से जाता है 60,000 डैश 2,000 डैश 90,000। ठीक है, 60,000 डैश 2,000 डैश 90,000 या जो भी उस ग्रेड के स्लैब है। तो जो पहली वाली अमाउंट होती है जिस पे एम्प्लॉय एंटर होता है उस ग्रेड के अंदर, उसे कहा जाता है मिनिमम ऑफ टाइम स्केल। और अगर आपके एग्जाम में बेसिक सैलरी गिवन ना हो या बेसिक सैलरी और मिनिमम ऑफ टाइम स्केल दोनों गिवन हो तो फिर आपने 45% या 30% मिनिमम ऑफ टाइम स्केल का लेना है, यानी 60,000 का 45% लेना है। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। ओके। किसी का कोई और क्वेश्चन है? जी सरोज क्वेश्चन पूछे। सर मुझे सेकंड फॉर्मूला की हेडिंग समझ नहीं आई कि वेयर हाउस रेंट अलाउंस इज एडमिसिबल एट 30% वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन इज हायर। हाँ देखें, ये कंडीशन है, सेकंड फार्मूला उस वक्त अप्लाई होगा जब ये कंडीशन होगी। ठीक है, जनरली, और ये भी किसी बच्ची ने सवाल भी पूछा था कि एग्जाम में हमें कैसे पता लगेगा कि हम 30% वाला फार्मूला अप्लाई करें या 45% वाला अप्लाई करें। तो आपको तो देखें, पाकिस्तान में बहुत सारे इलाके हैं ना, अब आपको तो नहीं पता कि कौन से शहर में गवर्नमेंट 30% के रेट से देती है और कौन से शहर में गवर्नमेंट 45% के रेट से हाउस रेंट अलाउंस देती है। ठीक है, तो उन्होंने कहा, एक उन्होंने जनरल क्राइटेरिया बता दिया कि जिस इलाके के मुलाजमीन को हाउस रेंट अलाउंस 30% के हिसाब से मिलता है उस इलाके के मुलाजमीन के लिए नीचे वाला फार्मूला है। ठीक है, तो ये जो हेडिंग है ये असल में इसका मकसद ये है कि अब आपको अगर एग्जाम में ये लिखा हो कि एम्प्लॉय इज पोस्टेड इन खैरपुर सिंध, ठीक है, तो आपको नहीं पता खैरपुर जो है वहां पर गवर्नमेंट हाउस रेंट अलाउंस किस रेट से देती है,
लेकिन अगर वहां पे ये लिखा हुआ हो कि इज पोस्टेड इन खैरपुर वेयर हाउस रेंट अलाउंस इज एडमिसिबल एट द रेट ऑफ 30%, तो फिर आपको पता लग जाएगा कि आपने फार्मूला कौन सा लेना है। आपने फार्मूला लेना है फेयर मार्केट रेंट और 30% ऑफ बेसिक सैलरी विच एवर इज हायर। आपने ऊपर वाला फार्मूला नहीं लेना। अभी क्लियर है बात? सर लेकिन जी सर लेकिन न्यूमेरिकल फॉर्म में कैसे होगा ये? हमें कैसे पता लगेगा कि 30% वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन है अच्छा, या मैं नहीं? ना अगली जो कल मैंने एग्जांपल कराई थी ना, उसी एग्जांपल को थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ, ठीक है? तो ठीक उससे है। आपको और पता सर लगेगा। एक आप जी जी आप पूछे, अगला क्वेश्चन पूछे। ठीक है सर। सर एक और ये चीज़ पूछनी थी कि अगर एमटीएस हमें यूज़ करना पड़े तो फिर मिनिमम सैलरी लेंगे उसके लिए हम हाँ, या मिनिमम मैक्सिमम लेंगे वो। लेंगे? मैं अभी एक मिनिमम। एग्जांपल करा देता हूँ, उसमें ये चीज कवर हो जाएगी, ठीक है? उसको एक ठीक दफा है देख लें, सर। फिर उसके बाद मैं दोबारा आप क्वेश्चंस लेता हूँ आप लोगों से, ठीक है, थैंक ठीक यू है? सर। ओके। सलमान, जी सर। सर बस एक और क्वेश्चन था, इस केस में तो 30% लिखा हुआ है सर, ऐसे भी हो सकता है कि 30% से भी कम उन्होंने दिया नहीं हो ऐसा नहीं, उस केस में? ऐसा अच्छा ऐसा प्रोबेबली गवर्नमेंट देती हो, लेकिन एक तो मेरे इल्म में नहीं है कि गवर्नमेंट कहीं पर 30% से भी कम हाउस रेंट अलाउंस देती हो। दूसरा, अगर देती भी हो तो तब भी ये दो के अलावा फार्मूला नहीं है लॉ में। बस यही दो हैं, ठीक है ये दो सही है, है, समझ ठीक गया। है? ठीक है। ओके। ये कल हमने एक एग्जांपल की थी, इस एग्जांपल को मैं इसी एग्जांपल को, पहले वाली एग्जांपल तो मैं इसको ये तो ए कर देता हूँ, एक बी एग्जांपल मैं आपके सामने यहाँ पर रखता हूँ, ठीक है? बेसिक सैलरी हमारे पास से वही कल वाले 2 लाख रुपए पर मंथ है। व्हीकल प्रोवाइडेड फॉर पर्सन एंड ऑफिशियल यूज है। कॉस्ट एम्प्लॉय 2 मिलियन है। 4% अकोमोडेशन प्रोवाइडेड। फेयर मार्केट रेंट है 50,000 पर मंथ। कॉस्ट ऑफ अकोमोडेशन टू एम्प्लॉयर है 5 मिलियन, ठीक है? यहाँ पर आपके पास एग्जामिनर एक जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देगा वो देगा हाउस रेंट अलाउंस द एम्प्लॉय is posted in an area where the government pays house rent allowance at the rate of 30%, या where house rent allowance is admissible at the rate of 30%। तकरीबन इससे मिलते जुलते अल्फाज लिखे हुए होंगे, ठीक है? तो अब आपका सोल्यूशन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। आप बेसिक सैलरी वही रहेगी, व्हीकल वही रहेगा, लोन वही रहेगा, लेकिन जब आप अकोमोडेशन की वैल्यू लेंगे तो अकोमोडेशन में आप देखेंगे कि 30% अकोमोडेशन की वैल्यू करते हुए आप कहेंगे 2 लाख का 30% है 60,000। बारह 72 और 50,000 into 12 equal to 6 लाख, whichever तो हायर का मतलब है अकोमोडेशन कितने की बन जाएगी 7,20,000 रुपए की। और ये आपके पास जो जवाब आएगा वो आएगा 24, 25, 25 और 7 32,20,000 रुपए। 32,20,000 रुपए, ठीक है? एक तो ये एग्जाम्पल बी मैंने कर दी। यार ये मैं एम डालना क्यों भूल जाता हूँ। एक तो ये एग्जाम्पल मैंने कर दी 32,20,000 रुपए, सॉरी 24, 25, 25 और 7 32,20,000 रुपए। तो ये एग्जाम्पल इस तरह से सॉल्व हो जाएगी 30%, ठीक है? इस एग्जाम्पल को एक नजर देखें। अभी एमटीएस वाली मैं अगली एग्जाम्पल सॉल्व करता हूँ। 30% वाली बात आपको समझ में आई है कि वो एग्जाम में किस तरह से आएगी और आपने कैसे सॉल्व करनी है।
अगर वो समझ में नहीं आ रही तो फिर मुझसे क्वेश्चन पूछे सवाल के ऊपर, अदरवाइज मैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। ये क्वेश्चन और इसका आंसर क्लियर है? जी शेजा, क्वेश्चन पूछें। सर ये मुझे नहीं समझ आ रहा, एकोमोडेशन वाला पॉइंट जो आपने बताया ना 30% वाला, ठीक है। सर ये अच्छा 2 लाख किधर से आया है? 2 लाख? कौन सा 2 लाख? सर देखें 30% ऑफ 2 लाख जो आपने किया। 30% ऑफ 2 लाख, देखें 2 लाख बेसिक सैलरी का 2 लाख है। 2 लाख ऊपर बेसिक सैलरी है ना। हमारा फॉर्मूला क्या था? फेयर मार्केट रेंट और 30% ऑफ बेसिक सैलरी, विच एवर इज हायर। ठीक है, तो ये 30% ऑफ 2 लाख, 30% ऑफ बेसिक सैलरी मैंने लिया, तो 2 लाख का 30% कितना हो जाएगा? 60,000। उसे मैंने मल्टीप्लाई बाय 12 किया तो 7,20,000 आ गया। ठीक है, और फेयर मार्केट रेंट के साथ मैंने कंपेयर करना था। फेयर मार्केट रेंट आपके पास एग्जाम में गिवन होगा, जो कि ऊपर आपके पास गिवन है, विच वाज 50,000, तो ये आ गया 6 लाख रुपया। तो दोनों में से जो हायर फिगर है 7 लाख, वो कौन सी है? 7,20,000 की। इसको मैंने ऐड कर दिया सैलरी में। अच्छा सर, ये मतलब इस केस में हमने 30% लेना है। जी बिल्कुल। अब यहाँ पर ये वाली इंफॉर्मेशन आपको स्क्रीन साथ साथ नजर आ रही है ना, ये मैंने हाईलाइट की है। जी। जब ये वाली इंफॉर्मेशन आपके पास गिवन होगी तो फिर आपने क्या करना है? ये फॉर्मूला चेंज कर देना है। आपने लेना है फेयर मार्केट रेंट और 30% ऑफ बेसिक सैलरी विच एवर इज हायर। अगर ये इंफॉर्मेशन गिवन ना होती तो फिर आपका फॉर्मूला क्या होता? फेयर मार्केट रेंट और 45% ऑफ बेसिक सैलरी विच एवर इज हायर। ठीक है सर। क्लियर है ये पॉइंट आपको? थैंक यू। ओके। यस सर, हो गया। अच्छा जी, अब मैं इस एग्जाम्पल को फर्दर करता हूँ, एग्जाम्पल सी आपके लिए करता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल सी है और उसमें आपके पास बेसिक सैलरी गिवन नहीं है, बल्कि आप बेसिक सैलरी भी गिवन है और आपके पास एग्जामिनर फर्ज किया आपको बताता है MTS रुपीज से, फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट उसका है 1,80,000, 10,000, 3 लाख रुपए। ठीक है, एग्जाम्पल सी में है। ठीक है, और तो अगर आपके पास MTS गिवन होगा, अगर आपके पास MTS गिवन होगा, अब यहाँ पर जो बेसिक सैलरी है वो तो ठीक है, वही रहेगी बेसिक सैलरी क्योंकि उसे 24 लाख रुपए मिल रही है। ये बेसिक सैलरी 2 लाख रुपए का मतलब ये हुआ कि एम्प्लॉय की जो ज्वाइनिंग थी या इस ग्रेड की जो ज्वाइनिंग है वो तो 1,80,000 के ऊपर है, लेकिन इस वक्त वो पहुंच चुका है 2 लाख रुपए पर मंथ के ऊपर। ठीक है, तो एक्चुअल सैलरी तो 2 लाख रुपए ले लेंगे। व्हीकल की वैल्यूएशन का बेसिक सैलरी के साथ या व्हीकल की वैल्यूएशन का MTS के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए उसको भी हमने चेंज नहीं किया। लोन का भी MTS के साथ या बेसिक सैलरी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, हमने उसको भी चेंज नहीं किया। जबकि एकोमोडेशन की जो वैल्यू है वो यहाँ पर चेंज हो जाएगी, क्योंकि एकोमोडेशन की वैल्यू में हम अब 30% लेंगे 1,80,000 रुपए का। ठीक है, अब हम 30% 2 लाख रुपए का नहीं लेंगे, बल्कि 1,80,000 का 30% लेंगे, वो जो कि बनेगा इंटू 0.3, 54,000 रुपीज। ठीक है, 54,000 रुपीज का मतलब ये हुआ कि 54,000 मल्टीप्लाई बाय 12, 6,48,000 रुपए। whichever is higher, 648 और टोटल सैलरी हो जाएगी 25 और 6 31,48,000। तो जब आपके पास MTS गिवन होगा तो फिर आपने फॉर्मूला चेंज कर देना है और MTS का 30% लेना है।
जी अरीबा क्वेश्चन पूछे। ये एमटीएस वाला एक दफा दोबारा एक्सप्लेन कर जी दें। मैं दोबारा बता देता हूँ। किसी और ने भी हैंड रेज किया था, मैं एमटीएस वाला दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखें, एमटीएस होता है जब कोई एम्प्लॉय गवर्नमेंट में, एमटीएस गवर्नमेंट में होता है, प्राइवेट इदारों में एमटीएस का कंसेप्ट नहीं होता है। एमटीएस का मतलब होता है मिनिमम ऑफ टाइम स्केल। ये आपके सामने इस क्वेश्चन में एमटीएस गिवन है, बेसिक सैलरी गिवन है 2 लाख रुपए पर मंथ, और एमटीएस गिवन है 1,80,000 डैश 10,000 डैश 3 लाख रुपए। एमटीएस का मतलब ये है कि इस ग्रेड में, जिस ग्रेड में इस वक्त ये एम्प्लॉई मौजूद है, इस ग्रेड के अंदर कम से कम सैलरी 1,80,000 रुपए होती है, जो कि 10,000 रुपए पर एनम के हिसाब से या 10,000 रुपए पर इंक्रीमेंट के हिसाब से बढ़ती है, और मैक्सिमम सैलरी इस ग्रेड के अंदर 3 लाख रुपए तक जाएगी। ये एमटीएस मिनिमम ऑफ टाइम स्केल होता है, ठीक है। तो अब इस एम्प्लॉय को जिस ग्रेड में लिया गया है वो है 1,80,000 से शुरू होता है। तो हमने ये कहा था, अभी जब हमने पढ़ा था, हमने कहा जब हम वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन लेंगे, नीचे आप देख रहे हैं वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन, तो वहां पर हम लेते थे 30% ऑफ बेसिक सैलरी, तो हम लेते थे 30% ऑफ 2 लाख रुपए। लेकिन लॉ ये कहता है कि अगर बेसिक सैलरी के साथ अगर आपको एमटीएस भी गिवन हो, एग्जाम के अंदर बताया गया हो, तो आपने फिर बेसिक सैलरी का 30% नहीं लेना, बल्कि आपने एमटीएस का 30% लेना है। तो इसलिए हमने जब वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन ली, तो हमने बेसिक सैलरी की बजाय एमटीएस यानी 1,80,000 रुपए की फिगर ले ली, और 30% ऑफ एमटीएस को कंपेयर किया फेयर मार्केट रेंट के साथ। फेयर मार्केट रेंट कम था, तो हमने 30% ऑफ एमटीएस लेकर सैलरी के अंदर शामिल कर दिया। जी सरोज क्वेश्चन पूछे। सर 648,000 कैसे आ रहा है? वो तो पहले वाला ही नहीं आना चाहिए 720,000। नहीं देखें, 1,80,000 का आप ले रहे हैं ना हम, 1 लाख, आप देखें नीचे जहां पर मैंने वर्किंग की है, 2 लाख का 30% लेते थे तो कितना आता था 60,000। 1,80,000 का 30% लेंगे तो कितना आएगा 54,000। 54,000 मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे तो वो 648,000 आएगा। तो सर ये बात समझ नहीं आई। देखें, बेसिक सैलरी है उसकी 2 लाख रुपए, हमारा जनरल जो फार्मूला है वो क्या है, 45% ऑफ बेसिक सैलरी या 30% ऑफ बेसिक सैलरी। ठीक है, यहां तक क्लियर है? ठीक है सर। जी सर। लेकिन लॉ ये कहता है कि अगर बेसिक सैलरी के साथ आपको एमटीएस भी गिवन हो, एमटीएस भी बताया जाए, तो आपने एकोमोडेशन की कैलकुलेशन के लिए बेसिक सैलरी को इग्नोर कर देना है। ठीक है, फिर जी आपने सर। एकोमोडेशन की कैलकुलेशन के लिए फिगर कौन सी लेनी है, एमटीएस की फिगर लेनी है। तो इसलिए हमने यहां पर रिप्लेस कर दिया बेसिक सैलरी के बजाय एकोमोडेशन। ठीक है सर, सही। ठीक, ओके, जी सर, थैंक यू। जी अरीबा। सर लेकिन जो हमारे पास अकोमोडेशन है उसमें ये भी तो लिखा हुआ है कि विच एवर इज हायर, तो हमारी बेसिक सैलरी हायर नहीं बनती? नहीं, बेसिक सैलरी वो है फेयर मार्केट रेंट के साथ कंपैरिजन हो रहा है। एकोमोडेशन के लिए किस चीज का कंपैरिजन हो रहा है, 30% ऑफ फेयर मार्केट रेंट, और सॉरी 30% ऑफ एमटीएस विद और बेसिक विद नहीं नहीं, आप ये नहीं कहें, बेसिक सैलरी के साथ कंपैरिजन नहीं हो रहा। जब बेसिक सैलरी और एमटीएस दोनों मौजूद हो तो हमेशा एमटीएस लेना है। विच एवर इज हायर उसके साथ नहीं लिखा हुआ, विच एवर इज हायर लिखा हुआ है फेयर मार्केट रेंट और 30% ऑफ बेसिक सैलरी के साथ या 30% ऑफ एमटीएस के साथ, यानी उन दोनों के कंपैरिजन में विच एवर इज हायर लेना है, जैसे हमने नीचे लिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, हम हायर ले रहे हैं 648,000 और 6 लाख रुपए। बेसिक सैलरी और एमटीएस में से हायर नहीं लेना, बल्कि बेसिक सैलरी और एमटीएस अगर दोनों गिवन हो तो आपने हमेशा एमटीएस को लेके आना है। ठीक है, यस सर। ओके। जी, किसी का कोई और क्वेश्चन है अकोमोडेशन के हवाले से?
एकोमोडेशन के हवाले से किसी का कोई और क्वेश्चन? तो मैं थोड़ा सा इसको रिवाइज कर देता हूँ एकोमोडेशन को। एकोमोडेशन में लॉ हमारे पास कहता है कि वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन, जब एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को घर देता है रहने के लिए, उसे कैश में कोई अमाउंट नहीं देता, यानी उसे रेंट नहीं देता या उसे हाउस रेंट अलाउंस नहीं पे करता, बल्कि वो उसे कहता है कि ये घर है, इस घर में जाके रह लो। तो जब वो अपने एम्प्लॉय को रहने के लिए घर देता है तो उस घर की वैल्यूएशन का लॉ ने तरीकाकार बताया है, और लॉ ने तरीकाकार ये बताया है कि आपने फॉर्मूला लेना है फेयर मार्केट रेंट और 45% ऑफ एमटीएस और बेसिक सैलरी। ठीक है, अगर एमटीएस और बेसिक सैलरी दोनों गिवन हो तो फिर ये 45% ऑफ एमटीएस रह जाएगा। अगर सिर्फ बेसिक सैलरी गिवन हो तो 45% ऑफ बेसिक सैलरी ले लेंगे। तो फेयर मार्केट रेंट और 45% ऑफ बेसिक सैलरी, विच एवर इज हायर, फेयर मार्केट रेंट और 45% ऑफ बेसिक सैलरी विच एवर इज हायर, आपकी सैलरी का हिस्सा बन जाएगा। फिर कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जहां जो स्मॉलर सिटीज में पोस्टेड होते हैं, वहां पर यूजुअली उनको हाउस रेंट अलाउंस 30% की वैल्यू से मिलता है, और उन इलाकों में जो वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन है वो यूजुअली बहुत कम होती है, बड़े शहरों की तरह नहीं होती। तो इसलिए एग्जाम में भी आपके और लॉ में भी इसी तरह से लिखा आता है कि वेयर हाउस रेंट अलाउंस इज एडमिसिबल एट 30% या वेयर हाउस रेंट अलाउंस इज पेड एट द रेट ऑफ 30%, वहां पर फॉर्मूला चेंज हो जाता है, और वहां पर लॉ ये कहता है कि फार्मूला होगा फेयर मार्केट रेंट और 30% ऑफ बेसिक सैलरी विच एवर इज हायर। तो वहां पर फार्मूले को वो तब्दील कर देता है। तो इस तरह से आपने अकोमोडेशन को वैल्यू करना है। मैंने 3 एग्जांपल्स इसके अंदर आपको नोट करवा दिए हैं, इन तीनों एग्जांपल्स को आप देख लीजिएगा। कोई क्वेश्चन है तो पूछें, फिर बाकी इंशाल्लाह ताला कल देखेंगे। जी हसन, क्वेश्चन पूछें। सर ये जो कॉस्ट ऑफ अकोमोडेशन टू एम्प्लॉयर लिखी हुई है 50 लाख, ये क्या चीज है, किस चीज की कॉस्ट है? कौन सी भाई? कॉस्ट ऑफ अकोमोडेशन टू एम्प्लॉयर ₹50 लाख। हाँ, ये कल मैंने बताया था कि एग्जामिनर जो है ना, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन भी देता है जिसका मकसद सिर्फ आपको कंफ्यूज करना होता है, और उस इंफॉर्मेशन का कोई मकसद नहीं होता सवाल के अंदर। ठीक है, तो मैं भी अपने जो क्वेश्चंस लिखता हूँ उसमें कुछ साथ साथ ऐसी इंफॉर्मेशन डाल देता हूँ जो टोटली इररेलेवेंट होती है। ठीक है, और वो आप लोगों को ट्यून करने के लिए होती है कि ताकि आप लोग भी जो इतना आपके पास इंफॉर्मेशन बहुत सारी आ रही होती है उसमें से रेलेवेंट इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना सीखें। तो ये जो कॉस्ट ऑफ अकोमोडेशन टू एम्प्लॉयर है 5 मिलियन रुपया, इसका इस सवाल इसके आपके सॉल्यूशन से कोई ताल्लुक नहीं है। आपने देखा कि मैंने अकोमोडेशन पढ़ाई है तो वहां पर कॉस्ट से कोई ताल्लुक मैंने नहीं बताया आपको। लेकिन सर ये है किस चीज की कॉस्ट है, मतलब वो यानी employer को किस चीज एम्प्लॉयर की- ने जो घर खरीदा है, जो घर एम्प्लॉयर ने खुद खरीदा था वो 50 लाख अच्छा। रुपए का खरीदा। ठीक है, या 50 अच्छा लाख का अच्छा, सही बनाया। ठीक है, सही। जी हुजैफा। सर ये जो एमटीएस और बेसिक सैलरी वाला पॉइंट है, सर इसमें एमटीएस को लेने का कोई रीजन है? क्योंकि सर क्योंकि उसकी जो सैलरी है अभी वो है 2 लाख बेसिक सैलरी, वो और रीजन एमटीएस वाली बन रही है ऑलमोस्ट 1,80,000। तो सर टोटल सैलरी गलत कैलकुलेट नहीं हो जाएगी? नहीं, वो देखें सैलरी, आप ये देखें जब हमने वर्किंग की है ना आंसर के अंदर, तो हमने जी सर। बेसिक सैलरी की जो ली है वो अमाउंट 2 लाख रुपए ली है, वहां पे हमने एमटीएस को नहीं लिया। ठीक है, ठीक है। सिर्फ एकोमोडेशन को वैल्यू करने के लिए हमने एमटीएस को कंसीडर किया है, और उसकी भी वजह ये है कि गवर्नमेंट में जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं ठीक है। उसमें जब हाउस रेंट अलाउंस वगैरह मिलता है ना, तो वो एमटीएस की बेसिस के ऊपर कैलकुलेट होता है। सही हो गया। ठीक है, इसीलिए हमने भी फिर एमटीएस को, जो एकोमोडेशन के लिए भी उन्होंने कहा जब अलाउंस एमटीएस की बेसिस पर मिल रहा है तो एकोमोडेशन को भी एमटीएस की बेसिस पर कैलकुलेट किया जाए। और ये एमटीएस सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज में होता है, प्राइवेट सेक्टर में कहीं एमटीएस का कंसेप्ट नहीं होता, नंबर 1।
दूसरी बात ये कि आपके एग्जाम में भी जनरली बेसिक सैलरी गिवन होती है। एमटीएस बहुत रेयर है, मेरा ख्याल है पिछले 5 साल में या 8 साल में शायद एक आध मरतबा कहीं उसने एमटीएस का जिक्र किया होगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए चूंकि एक चीज लॉ में मौजूद है। ठीक है, सही है सर। जी आदिल। सर मैं ये कह रहा था कि ये जितने भी ये क्वेश्चंस हम कर रहे हैं, अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हमें भूल जाएगा। कोई बुक्स रेफर कर जिसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन सर लिखे। बुक्स तो मैंने शुरू में रेफर की थी आपके पास, लेकिन मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, शायद आपने शुरू की क्लास मिस कर दी हो। आपके पास एक तो आई कैप की अपनी बुक और उसके क्वेश्चन आंसर्स मौजूद हैं, ठीक है। उसके अलावा आपको जो दूसरी किताबें हैं उनमें पेटीवाला की किताब मार्केट में अवेलेबल है, साइनॉप्सिस की अवेलेबल है और राइज की अवेलेबल है, ठीक है। तो इन दोनों तीनों में से जो भी किताब स्टूडेंट्स अपनी अपनी मर्जी से लेते हैं, ये तीनों किताबें ठीक है, इन तीनों किताबों के अंदर काफ़ी एग्जांपल्स मौजूद होती हैं। तो आजकल अभी तो मेरा ख्याल है शॉप्स भी ओपन नहीं होंगी, अगर आपके किसी पुराने कोलीग के पास जिसने पहले पेपर दिए हुए हो तो उससे चेक कर लें। तो पीडीएफ में शायद अवेलेबल हो, चेक कर लें अगर पीडीएफ में मिल जाए तो। और वो इन तीनों में से कोई भी बुक आप ले लें, पैक वालों की भी मेरे ख्याल है क्वेश्चन आंसर्स की बुक आती है, तो कोई भी आप क्वेश्चन आंसर की बुक ले लें। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि मैं ये नोट्स के अंदर भी साथ साथ ये एग्जांपल्स ना ऐड करता जा रहा हूँ जो मैं आपको करवाता हूँ। तो मैं ये नोट्स जो है ना, जब ये आपका सैलरी का टॉपिक या मैं आज ही ये अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। तो ये इस तरह से आपके पास जो अपडेटेड क्वेश्चंस जो मैंने क्लास में करवाए हैं एटलीस्ट वो आ जाएंगे, तो इनको भी आप देख लें। लेकिन एक किताब कोई ले लें, पेटीवाला की, साइनॉप्सिस की, राइज की, ये किताब कोई एक ले लें आप इनमें से। ओके सर, थैंक यू। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। और फिर इंशाल्लाह ताला हमारी कल मुलाकात होगी, कल हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।